आप लोग? बिल्कुल सब बढ़िया एकदम। क्या सर, क्या बात करते हैं, क्या बढ़िया। एग्जाम का डेट आ गया, इससे पढ़ने का होता है कि नहीं? हाँ, तो जैसे कि आपके सारे अनुमानों में पानी गिर चुका है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन अनुमानों को आपको फिर समेटा जाए, क्योंकि आप तो ये दुआ कह रहे थे ना, आप यही कल्पना कर रहे थे कि एग्जाम नहीं होगी, हम बढ़िया से करेंगे, एग्जाम ना हो। लेकिन फाइनली आपके अनुमानों में पानी गिर चुका है और एग्जाम अब होने वाला है। तो एग्जाम होने वाला है तो आपको पढ़ना भी होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट टेंशन में भी है कि किस तरीके से सिलेबस को जल्दी जल्दी फास्ट रिकवर किया जाए। तो इसी चीज को देखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से वीडियो कंटिन्यू अपलोड करूंगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी। तो अगर थोड़ा बात करने के अंदाज में या अगर कहीं सही से ना बोल पाऊँ तो थोड़ा माफ कर देना यार, ठीक है ना? उतना तो समझ सकते हो तुम लोग, थोड़ा अपना दिल पड़ता है। चलो भाई यार, तुम्हारा थोड़ा परेशानी समझेगा, ठीक है? तो कंटिन्यूटी चूंकि ब्रेक हो चुकी 5 से 6 महीने के बाद मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो जो पहले वाला जो रिदम था वो थोड़ा सा खत्म हो चुका है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वही फील दिलाऊं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया था। और यहाँ से मेरा टारगेट ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स है, खासतौर से मैं साइंस पे फोकस करूंगा अभी, लाइफ साइंस का फिजिकल साइंस, उसका मैं मैथ्स पे पूरा फोकस करूंगा कि इन 40 दिनों में जो भी एग्जाम्स के बच गए हैं उनमें मैं आपको सारा इन चैप्टर्स को ओवरऑल एक रिवाइज करा दूं काफी अच्छे तरीके से, ताकि आपका एग्जाम काफी अच्छा जाए। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, मैं ऑलरेडी उनको जैसे रिवीजन करना है तो भी मेरे लेक्चर्स को पूरा फॉलो कर सकते हैं वन बाय वन। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो भी मेरे लेक्चर्स को वन बाय वन फॉलो कर सकते हैं, सबको इक्वली बेनिफिट पहुंचेगा। अब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर देखते हो, प्रॉपर अगर इसे याद करते चले जाते हो, तो आपका 10th में मार्क्स एंड बोर्ड एग्जाम में मार्क्स काफी बेहतरीन आने वाला है, ठीक है? ये आप लिख के रखो बस। हाँ, ये चीज गारंटी है, ये चीज होनी चाहिए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सारी चीजें पढ़ती चली जानी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं सकता, पढ़ोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको बैकअप दे रहा हूँ। और एक बात ये डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि आस पास हो रहे हैं बहुत ज्यादा शोर शराबे, तो उनको थोड़ा सा भी इग्नोर कीजिएगा। हो सकता है वीडियो में आपको शोर शराबा ज्यादा सुनाई दे, अगर आप ईयरफोन लगाएंगे तो हो सकता है ज्यादा सुनाई दे, तो माफ करने क्या करें, जगह की प्रॉब्लम हो रही है, ये जगह काफी मुश्किल से भी यही है फिलहाल। तो कुछ दिन में कोशिश करूंगा कि आवाज की प्रॉब्लम इसको भी हटा दिया जाए, बट फिलहाल आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें मेरे साथ। तो जैसे कि आपने देख लिया कि चैप्टर का नाम जो रखा है यहाँ पे सेल रिलीज, क्योंकि लाइफ साइंस का आपका यूनिट 2 का सबसे पहला चैप्टर है, और ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने इसी को पिक किया। सबसे पहले मैं इसी को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और चैप्टर का वेटेज भी काफी अच्छा है, काफी आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। चूंकि नाम है सेल डिवीजन, सेल है और डिवीजन है, सेल को डिवाइड करना है, तो सेल में जो सबसे पहला आदमी है, सेल हमारा को जैसे दिखता है ना, रफली हम लोग बनाते हैं, सेल हमारा को जैसा दिखता है। सेल के अंदर एक छोटा सा ये छोटा नन्हा मुन्ना बाबू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये दिखने में बहुत छोटा और नन्हा मुन्ना है, बट इस चचा के अंदर है ना, मतलब चचा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इन चचा के अंदर न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है, डीएनए है, इसके अलावा आरएनए है, इसके बारे में नाम सुने होंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा डीएनए जो चचा है हमारे, इनके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें इनके अंदर मौजूद होती है ना। तो जब सेल डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होने का मतलब क्या, सारे चीजें इक्वली डिवाइड हो गई। अब घर का बंटवारा करना है, जो घर में जितनी सारी चीजें हैं सभी का बंटवारा इक्वली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के बाहर हमारे एक छोटे से भाईजान रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, आप जो भी कहना पसंद करें चलेगा अभी फिलहाल आपके लिए। तो चचा बाहर में होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म, है थोड़ा साइको टाइप के हैं, तो साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर न्यूक्लियस हमारा तैरता रहता है। तो चूंकि न्यूक्लियस को डिवाइड करना है और साइटोप्लाज्म दोनों को डिवाइड मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। सेल में ओवरऑल क्या है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे टैंडम बैठे हुए हैं। तो जब सेल डिवाइड होगा तो ये सारी चीजें इक्वली डिवाइड होंगे, और इन सब में अगर जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला इंसान है तो वो है डीएनए। सबसे ऊपर की सिम कार्ड में यही है, सबसे ज्यादा जब हमें प्रॉब्लम होता है डिवाइड करने में तो डीएनए होता है, बेसिकली हमें नहीं होता, सेल को होता है। तो हो रहा है हमें क्या, बस मजे ले रहे हैं डिवीजन का, हो रहा है। तो अब बात ऐसा है, तो पहला फोकस हमारा रहेगा इसमें डीएनए पर, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली दो हिस्से में डिवाइड हो सकते हैं, इक्वली 2 पार्ट्स में, है ना। आज मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू का लफ्ज थोड़ा कम इस्तेमाल करूं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर उर्दू लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बात ऐसी कि मेरा बैकग्राउंड उर्दू है, इसलिए थोड़ा निकल जाता है ना, भावनाओं में जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंबाइंड बाइलिंगुअल इंग्लिश और उर्दू और हिंदी भी थोड़ा बोलने की कोशिश में करता हूं। चलिए ठीक है, तो गुस्ताखी माफ करो, चलिए कोई बात नहीं। तो डीएनए पे हम लोग मेन फोकस रखेंगे, ठीक है, बाकी सब चीजों से हमको कोई मतलब नहीं है। सेल डिवीजन को अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन
कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच ए मैच्योर सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक मैच्योर सेल जब मैच्योर हो जाता था, वैसे नहीं कि अभी बना ही सेल डिवाइड करना शुरू करेगा, सेल पहले मैच्योर होगा, जिससे एडल्टनेस आता है ना हम लोगों में, तो बोलते हैं थोड़ा मैच्योरिटी आ रहा है, तो ऐसे सेल भी मैच्योर होता है तब जाके वो डिवीजन की तरफ बढ़ता है। ये सबसे बड़ा मामला है हमारा। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली बहुत आसान है हमारा, ये एक सेल हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब मेन तो जनरल न्यूक्लियस के साथ है। मान लीजिए कि न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि अभी जो हमारा न्यूक्लियस था वो अंदर में डिवाइड होकर दो पीस हो गया है। अब न्यूक्लियस चूंकि डिवाइड हो गया है तो हमको इसको हम लोग थोड़ा ऐसे बना देते हैं, एक चक्कर ऊपर बनाते हैं और एक न्यूक्लियस को हम लोग नीचे बनाते हैं। तो चूंकि न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस का डिवीजन देखेंगे अभी हम लोग पूरा, तो उसी का टाइम देखना है। न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो चुका है, तो अंदर में जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, अब दोनों न्यूक्लियस कहाँ है, एक ही साइटोप्लाज्म में मौजूद है, हमको उसको बांटना पड़ेगा। तो होता कुछ ऐसा है कि यहाँ से क्लीवेज अंदर का तरफ क्लीवेज देखने को मिलता है हमें, ये कुछ अंदर का तरफ इस तरीके से सुमड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्लीवेज हुआ, दरार पैदा हो जाता है। और ये दरार ऐसे 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 करके बढ़ता चला जाता है और आपस में जाकर समझ जाता है, तो हमें फिर इस प्रकार का दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, दो सेल देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर न्यूक्लियस दो हिस्से में डिवाइड हो जाए तो न्यूक्लियस को दो अलग सेल में डिवाइड कर देना बहुत ही आसान काम है। और ये जो डिवीजन का तरीका है ये सिंपल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए माइटोसिस। ने देखा होगा किताब में 3 तरह का आपको डिवीजन मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा ए माइटोसिस, है ना। अमाइटोसिस से बोलते हैं, ए माइटोसिस मतलब ये ऐसा डिवीजन का तरीका है जिसमें एक ही झटका में सेल दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस भी ऑटोमेटिक बस एक झटका में एक क्लीवेज होता है, न्यूक्लियस दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अब एक सेल में दो न्यूक्लियस रह नहीं सकते, तो सेल का भी बंटवारा हम लोग प्रॉपर्ली कर देते हैं। सेल का बंटवारा मतलब जो सेल का जो न्यूक्लियस के बाहर जो और मटेरियल्स थे साइटोप्लाज्म वगैरह, उसको भी हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। ये काफी सिंपल चीज है, ये हो गया हमारा ए माइटोसिस, ठीक है। तो सेल डिवीजन का डेफिनेशन ऐसे रख सकते हैं, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ए मैच्योर सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा आपका सेल डिवीजन। अब इसमें 3 टाइप्स आ जाते हैं, एक ए माइटोसिस आता है, एक माइटोसिस आता है, एक मियोसिस आता है। तो ए माइटोसिस सिंपल ये है कि सेल के अंदर के साइड, है ना, सेल के अंदर साइड यानी कि इनर साइड में दरार पैदा होता है, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज बनता है, उस क्लीवेज की वजह कर जो पूरा का पूरा सेल है दो हिस्सा में टूट जाता है, बढ़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए माइटोसिस। हम लोग अब चलेंगे माइटोसिस के पास, क्योंकि हमारा ये बात याद रखिएगा कि ए माइटोसिस जो है ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ उनके बॉडी एक ही सेल से बना है। अब एग्जांपल तौर पर अमेबा को ले सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर अमेबा, पैरामोसियम, बहुत सारे हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अमेबा। तो अमेबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका पूरा बॉडी ही एक सेल पर बना हुआ है, वो सारे काम सब सिर्फ एक ही सेल से करता है। तो बेचारा क्या कर सकता है, तो एक ही सेल है, अंदर अगर क्लीवेज क्रिएट करेगा और वो क्लीवेज पूरा सेल को क्या करेगा, दो हिस्सा में बांट देगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये बात आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो वहां भी डिटेल में आएगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। क्या कहा मैंने कहा कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा तो रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई भी एक एनिमल है वो अपने ही जैसा एक और एनिमल को प्रोड्यूस कर सकता है, इस एबिलिटी को इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सिंपल सा बात है। तो ये एक हमारा सेल था, मान लीजिए ये जो सेल था ये हमारा अमेबा का सेल था, ठीक है। अभी अमेबा का सेल एक ही पीस था, ये क्या हुआ, आपस में अंदर की तरफ क्लीवेज क्रिएट किया, क्लीवेज क्रिएट हुआ, पहले न्यूक्लियस दो हिस्सा में बटा, फिर पूरा का पूरा सेल दो हिस्सा में बट गया। तो स्टार्टिंग अब देखिए एक था, लेकिन फाइनली इसके पास ये दो बन गया, यानी स्टार्टिंग में एक अमेबा था, लास्ट में दो अमेबा बन चुका है। तो क्या हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन भी हुआ है? सेल तो डिवाइड हो चुका है, सेल दो हिस्सों में बढ़ चुका है, दो सेल्स नए बन चुके हैं, बट चूंकि ये एनिमल यूनिसेलुलर है तो इसका रिप्रोडक्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये बात आप नोट करके लिख लीजिए। अच्छा, कॉपी कलम नहीं निकाला तो निकाल लीजिए, काफी अच्छा होगा, है ना। चप्पल करके मारेंगे हम, ठीक है, निकाल देंगे। चल आगे देखो, तो यहाँ ये तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए, इतना बात अगर आपके भेजा में घुसा है तो यहाँ से कुछ उतारने चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं, ऐसे बात पढ़िए, स्क्रीनशॉट ही लेंगे, उतारने को उम्मीद नहीं करते आपसे, तो उतारिए इसको, हम लोग चलते हैं माइटोसिस के पास। हो गया, चलिए आइए। तो अगर शोर शराब आ रहा है तो फिर से बोलो, है इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ बर्दाश्त कर लीजिए, क्या करें।
हम क्या है थोड़ा सा आर्टिकल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन जो हमारा इस पूरे चैप्टर का जो हीरो है वो है माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग देखिए, माइटोसिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। माइटोसिस में बेसिकली दो पार्ट्स आपका आ जाता है। पूरा जो सेल डिवाइड होगा इसमें आपका पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइटोकाइनेसिस, है ना। तो साइटोकाइनेसिस, अब देखो माइटोसिस जो चूके है तो माइटोसिस से मेन पार्ट हमारा कैरियोकाइनेसिस का ही होता है। साइटोकाइनेसिस बेसिकली बुक्स में अलग से ही लिख दिया जाता है ना, तो अलग से भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका पार्ट को ना देखा रहा हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सब चलता है। तो माइटोसिस में दो चीज मिलेगा आपको, एक कैरियोकाइनेसिस मिलेगा। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ, क्या बोला मैंने, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया आपका डिवीजन ऑफ बोलो जरा, अरे बोलो भी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। काय से बैठे हुए मोटी बनके बोला करो, बोलो तब तो मैं ही बोल रहा। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसमें क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। आपका ये दो पार्ट्स में है। अब चूंकि न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला सबसे जो मेन आदमी वो डीएनए है, सबसे बड़ा तांडव वही क्रिएट करता है। देखिए मामला ऐसा है कुछ कि जो डीएनए हमारा है, डीएनए का टोटल लेंथ होता है 2.2 मीटर, यानी कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के एक सेल में वो एकदम जो जीडी सा जो न्यूक्लियस होता है साइज का, उसके अंदर पूरे डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर मौजूद है। अब आप जरा अंदाजा लगा के देखो कि 2.2 मीटर लेंथ, 2 मीटर कितना बड़ा लेंथ हो सकता है, देख लो, है ना। आपको एग्जैक्टली पता है, नाप के भी देख सकते हो। अब 2 मीटर लंबा, ये 2 मीटर लंबा डीएनए, इसको हम एक तो एक सा न्यूक्लियस सेल है, मतलब छोटा सा थोड़ा बड़ा बनाना कि आपको दिखे, एक सा सेल है, उसके अंदर वो सा न्यूक्लियस है। अब उस एक सा न्यूक्लियस में इतना डीएनए आएगा कैसे? प्रॉब्लम है कि नहीं है ना बाबा, तो बोलो ना। हाँ तो है, तो प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा तो यहाँ पे कैसे डाला जाए। तो डीएनए ने बोला ठीक है चाचा हम एक काम करते हैं, न्यूक्लियस को सेल को बोला ठीक है चाचा हम एक काम करते हैं, हम है ना कंडेंस हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल करके सुपर हो जाते हैं। बेसिकली कंडेंस हो जाना यानी कि लंबा धागा खिंचा के सिमट देना, कंडेंस उसी को बोलते हैं, सिमट जाना। ये क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है हम ऐसे करके आपस में आके समट जाते हैं। अच्छा जी ठीक है। अब देखो इतना बड़ा साइकिल से इतना छोटा साइकिल हो गया, ये देख के लग रहा है कि ये जो चाचा है ना, ये चाचा यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है कि नहीं, मतलब अभी प्रोबेबिलिटी बना है कि कर सकता है। तो लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा कंडेंस होगा, है ना, और ज्यादा होगा कंडेंस, क्योंकि अभी भी देखो साइज नहीं आने वाला है। तो फिलहाल सबसे पहले ये बात नोट डाउन कीजिए कि डीएनए सबसे पहले कंडेंस होकर के जिस शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है उस शक्ल को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। देखो चाचा क्या बोला हमने बोला कि डीएनए जो है इतना लंबा है तो सेल उसको अपनी जगह नहीं दे रहा अपने घर में, बोला जगह मेरा छोटा है, छोटा हो गया, बोला ठीक है हम कंडेंस होके क्रोमैटिन बन जाते हैं। तो डीएनए सबसे पहले क्या करता है, कंडेंस हो करके क्रोमैटिन बन जाता है। अब बात ऐसा है, वो बोला कैरियोकाइनेसिस में प्रोसेस करना है, वो बोला चाचा देखो बात ऐसा है कि हमको तुमको दो बराबर हिस्सा बांटना है। डीएनए में ही सारा हमारा क्या है ना, जेनेटिक प्रॉपर्टीज कैरी कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है, तो दो बराबर हिस्सा बांटना होगा। डीएनए बैठेगा तो दो सेल अगर बना ना तो एक सेल फिर वही गड़बड़ा देगा मामला, तो इसको दो हिस्सा बांटना है। अब आप इधर सोच के बताइए, ये जो दिख रहा है ऐसा उलझा हुआ, इसको आप दो बराबर हिस्सा बांट सकते हैं किसी का एंगल से, हम आपको एक धागा दे देते हैं ऐसे समेट करके बढ़िया से, तो उसको आप दो बराबर हिस्सा में बांट सकेगा, बांटना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। अब जब सही तरीके से ऑर्गेनाइज है ही नहीं तो कैसे बांटा जाए, प्रॉब्लम है कि नहीं। तो प्रॉब्लम जब यहाँ आई तो फिर क्रोमैटिन बोला है ना, है डीएनए ही, डीएनए असल में क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो चुका है, शकल बनाया है, उस शकल को बोल दिया क्रोमैटिन। अब तो ये जो चाचा क्रोमैटिन है ये बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा कंडेंस करते हैं। ये क्या बोला, हम और कंडेंस करते हैं, तो क्रोमैटिन हमारा क्या मिलेगा आपको, मोर कंडेंस हो गई। अब मोर कंडेंस होके क्या बनाना है इसको, ये मोर कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। तो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी कि डीएनए इतना लंबा होता है, ऊपर से पहले कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है, और क्रोमैटिन वापस थोड़ा और ज्यादा कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। अब बेसिकली क्रोमोसोम काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें दिखता है। क्रोमोसोम हमें कुछ इस प्रकार से फाइनली मतलब फाइनल स्ट्रक्चर हमें क्रोमोसोम का कुछ इस प्रकार से मिलता है। अब चूंकि जब फाइनली इस शक्ल में आ जाता है तो अब जैसे गौर फरमाइए, हम चाहे तो इसको ऐसे भी दो हिस्से में बांट सकते हैं,
है कि नहीं, इक्वली टू हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम चाहे तो इस पूरा को ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी, है ना, दो तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल, दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा सर्कल में हमको चाहिए ना, तभी डिवीजन हो सकेगा, होगा कि नहीं। तो सबसे पहले डीएनए किसमें कन्वर्ट होगा, क्रोमेटिन में। कैसे कंडेंस होके, फिर क्रोमेटिन क्या करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा, काहे इसीलिए बनाएगा कि लैंग्वेज थोड़ा सा छोड़ो, कॉमेडी करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बोलता नहीं है। तो बात यही है कि क्रोमेटिन इसलिए और कंडेंस हो रहा है कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ सके, और जब सेल का डिवीजन हो, न्यूक्लियस में डीएनए को जब बांटना हो दो बराबर हिस्सा में, तो वो इजीली डिवाइड हो सके, ठीक है। तो ये सारा टाइमलाइन आपका चलता रहता है। तो ये मेन डीएनए का झमेला है, और ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई आपको, अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, ये सारी कहानी है कहाँ पर, आइए वो चीज समझ में आया है, उतारना है तो उतारी, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ बच्चे जो होंगे थोड़ा अच्छे बच्चे होंगे, उतार रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो मैं बोल रहा हूँ, ये 4 स्टेप्स में होता है, जैसे आपने बुक में देख रखा होगा। सबसे पहला जो आदमी इसको आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपका प्रोफेज, चलिए अच्छी बात है। दूसरा जो आदमी इसमें आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको मेटाफेज, चलिए ये भी अच्छी बात है। तीसरा आदमी इसमें आपको मिलेगा एनाफेज, अरे बहुत बढ़िया है। इसके बाद आपको मिलेगा टीलोफेज, टीलोफेज में सारा कहानी जाके आपका खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय। तो ये 4 आदमी में हमको देखना है। तो ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि डीएनए इतना लंबा है, वो डीएनए कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाया है, क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होकर के आपका क्या बना देता है, क्रोमोसोम। बात को नोट कर लो, बोल देते लिख लो, डीएनए फर्स्ट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है, सो दैट इट कैन बी डिवाइडेड इजीली इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, लिख सकते हैं इस चीज को। ओके, आगे बढ़ाए कहानी को, अरे बोलो भी, हाँ चलो हो गया, अच्छा बोल रहे हो, सुनाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हमारे बीच में अरे कैमरा लगा ने क्या करा, सामने दिख नहीं रहे। चलिए तो आते हैं हम लोग 1 बाय 1 इन सभी के पास। तो सबसे पहला जो हमने बात किया अभी प्रोफेज के बारे में, देखिए तो सबसे पहला आदमी जो हमने अभी बात किया प्रोफेज। देखो बेसिकली अभी पास हम बता देते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान इस तरह का कोई भी फ्लेज एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी भी तरह के स्टेज का रियलिटी में एग्जिस्टेंट नहीं है। असल में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब सेल डिवीजन हो रहा है तो सबसे पहले डीएनए से क्रोमेटिन बना है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना है, फिर क्रोमोसोम फर्दर हो जाके बहुत सारा काम धंधा कर रहा है, वो करते रह रहा है। तो ये सारे जो काम धंधे हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस को हमने कुछ साइंटिस्टों ने ये किया है कि अलग अलग स्टेज बाय स्टेप करके रख दिया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो ये जो फेज वगैरह है ये रियल में एग्जिस्ट करते नहीं है, ये हमने बना रखा है खुद की सुविधा के लिए ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। ये क्लियर है ना। देखो आपसे पूछ ले क्या रियल में फेजेस होते हैं, तो नहीं बाबू नहीं होता, कि हमने बना रखा है कि हम इसको आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डीएनए पहले क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन पहले कहाँ बनेगा, फिर क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएगा, ये सारा चेंजेस हमारा होता है प्रोफेज में। सबसे पहला काम वही होता है, डीएनए कंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। अच्छा ये सब कलर दिख रहा है मुझे, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। ये तो उम्मीद है दिख रहा होगा, आप लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ सर दिख तो रहा है कि नहीं। फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ क्या सर्कल है इन लोगों का। हाँ चलिए ठीक है, दोनों दिक्कत नहीं है। आइए तो वही बात है कि डीएनए कंडेंस की क्या बनाया, क्रोमेटिन, फिर बना दिया क्रोमोसोम। इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में टपक जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट आपको दिखता है कि नहीं। चलिए अब दूसरा काम, ये तो था पहला काम, अभी दूसरा काम का हम बात करते हैं। अभी दूसरा काम ये है कि यहाँ पर एक चर्चा आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर प्रोड्यूसेस स्पाइंडल फाइबर। सेंट्रोमेयर जो है ये स्पाइंडल फाइबर को जेनरेट करता है। अभी का है चर्चा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस तरफ आएंगे, दिख रहा है तो हाँ बहुत बढ़िया बात है। यहाँ देखिए है ना, बहुत बढ़िया गोल बना है, गलती से बना है लेकिन बन गया है। तो ये हमारा सेल हो गया, सेल के अंदर हमारा हो गया आपका न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस को थोड़ा हम लोग खोल के बनाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जब हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो डीएनए है वो क्रोमेटिन में तब्दील हो चुका है। बेसिकली क्या है कि क्रोमेटिन फर्दर क्रोमोसोम में भी कन्वर्ट हो चुका है। बट माइक्रोस्कोप से देखने पर ये पता चला है कि जो क्रोमोसोम का जो असल स्ट्रक्चर है
एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो आपको बुक्स में देखने को मिलता है वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मेटाफेज में विजिबल होता है। मतलब क्रोमोसोम प्रोफेज में बन जरूर जाता है बट वो एग्जैक्टली जो विजिबल है वो मेटाफेज में है। इसलिए मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है ना। अब चाहे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, हम लोग इसको कुछ ऐसा भी बना सकते हैं रफली, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम क्रोमोसोम को बना सकते हैं बट ये याद रखिएगा कि क्लियरली विजिबल जो होता है क्रोमोसोम वो होता है मेटाफेज में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से स्टेज में क्लियरली विजिबल है तो वो होता है मेटाफेज में। हाँ, प्रोफेज में बन जरूर जाता है लेकिन दिखता कहाँ है? हाँ सही बोले, मेटाफेज में। तो सेल में आपका कुछ ऐसा है कि इस तरीके का ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या समझे? इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। और दो सेंट्रियोल आपस में जब मिल जाते हैं, एक सेंट्रियोल ये हो गया, एक सेंट्रियोल ये हो गया, और दो सेंट्रियोल आपस में ऐसे परपेंडिकुलर आकर के नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये सेंट्रोमेयर आपस में क्या करते हैं? क्या एक आपका क्या बोल सकते हैं, फेविकॉल जुड़े रहते हैं ना, मैट्रिक्स होता है बेसिकली गाढ़ा लिक्विड होता है, उससे ही आपस में अटैच होते हैं। ठीक, तो लिक्विड का जानकारी आपको लेना जरूरी नहीं है। तो इस तरीके का सेंट्रोमेयर हम यहाँ ऐसे बनाते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर मतलब क्रिएट होता है, एक आदमी एक ही रहता है। तो ये क्या करता है? ये सबसे पहले खुद को डबल करता है। दूसरा नंबर पॉइंट आप देखिएगा कि सेंट्रियोल गेट्स डबल इटसेल्फ, ठीक है, एंड मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। समझे कि नहीं? सेंट्रियोल सबसे पहले दो बराबर हिस्सों में टूटेगा, उसके बाद ये दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मींस ऊपर वाला चाचा नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो एक आपको नॉर्थ पोल में दिखेगा और एक चाचा आपको यहाँ दिखेगा नीचे की तरफ साउथ पोल में। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब यहाँ क्या करता है ये सेंट्रोमेयर जो बना है, ये यहाँ से एक तरह का धागा निकालता है, पतला टाइप का धागा यहाँ से ये जनरेट करना स्टार्ट करता है। जो है पतला धागा इस तरीके से जनरेट करना स्टार्ट करता है। इसी धागे को हम लोग बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर। तो आप पढ़े होंगे किताब में, बहुत अच्छे से लिखा होता है। तो दूसरा काम क्या होता है? सेंट्रोमेयर गेट्स डबल एंड जनरेट्स स्पाइंडल फाइबर। सॉरी, सेंट्रोमेयर गेट्स डबल एंड मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड देन जनरेट्स स्पाइंडल फाइबर। सबसे पहले दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे दोनों पॉइंट को मूव कर जाएंगे, देन आपका स्पाइंडल फाइबर जनरेट करेंगे। चलिए अच्छा हो गया। अब स्पाइंडल फाइबर जनरेट हो गया है। तीसरा काम यहाँ पर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अच्छा, अगर कोनो बच्चा को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जानकारी नहीं है तो मैं ये बोलूंगा इस लेक्चर को कंप्लीट देखने से पहले आप बुक्स में जाए, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा जानकारी दिया है न्यूक्लियस के बारे में, वो आप पढ़ ले तो ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस पार्ट को स्किप किया है ना, ताकि जल्दी हम लोग मेन मुद्दे पे आ सके। ठीक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ये क्या करता है? डिसअपियर होना आपका शुरू कर देता है। स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ये आपका डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। अब डिसअपियर होना क्यों स्टार्ट करता है उसका रीजन समझेंगे, है ना। देखिए, चूंकि हमारा क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से है, क्रोमोसोम क्या है, कुछ ऐसे है। अब क्रोमोसोम में जो ये आपका पॉइंट होता है ये वाला, अच्छा एक गड़बड़ हो गया है, वो ये है कि हमने आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में समझाया नहीं है अभी तक, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। इस लेक्चर को अपलोड करने से पहले मैं क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप यहाँ समझिए, वो मैं काम कर लूँगा। तो क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से दिखता है कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे देखिए ना, एक ये था क्रोमोसोम, एक ये था, दोनों आपस में मिले हैं। तो जिस पॉइंट पे ये आपको दिख रहा है मिला हुआ, ये बेसिकली कंस्ट्रिक्शन होता है। इस कंस्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं आपका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो जो स्पाइंडल फाइबर ऊपर से जनरेट होकर आ रहे हैं ना, वो इसी कंस्ट्रिक्शन में अटैच, ऊपर से ऐसा अटैच होगा और नीचे से आके कैसा अटैच होगा। लेकिन हमको तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसीलिए तो अब क्या करना है, इसको ये जो हमारा था नीचे वाला, ये इसको नीचे की तरफ टानेगा और ऊपर तरफ टानेगा। तो दोनों अपोजिट ऐसे करके जब टानेंगे तो क्या ये दो हिस्सा में बटेगा नहीं, बढ़ जाएगा ना। हाँ तो बोलो यार, हाँ बढ़ जाएगा। तो बात यही है। प्रॉब्लम ये है कि स्पाइनल फाइबर जनरेट जब यहाँ से हुआ तो पहुंचेगा कैसे उससे तक? सामने तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन पहुंचा हुआ है। तो इसीलिए कि क्या करता है, चाचा बोलता है ठीक है हम चले तुम्हारे हवाले वतन साथी, है ना। 26 जनवरी आज रिपब्लिक, चलिए। तो ये स्टार्ट होता है हमारा डिसअपियर होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं सेल में जो कि मेम्ब्रेन होते हैं, उनके आसपास ही मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। चाहे उसको नोट कर लीजिए,
सबसे पहले गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्या क्या बोला? गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये 4 आदमी ऐसे हैं जिनके पास मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, आउटर लेयर मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये सारे भी क्या करते हैं, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियस का तो सिर्फ मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, बाकी ये 4 जो मैं नाम बताया आपको, ये टोटली डिसअपियर हो जाते हैं। ये ताकि जब स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम पास आए तो हम बीच में ना रहें, क्योंकि अगर वो बीच में रहेंगे तो लॉजिकल बात है यार कि वो आपका उस मेम्ब्रेन से भी अटैच हो सकता है। उसको क्या पता किसके पास अटैच होना है, तो जाना उसी के पास, बट उस बेचारा को पता नहीं नाना मुना बच्चा है कि नहीं, बहुत शरीफ सा बच्चा है। तो ये काम होता है। सबसे पहले डीएनए से क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन करने से क्रोमोसोम बनेगा, सेंट्रोमेयर अपोजिट पोल मूव करेगा, स्पेंडल फाइबर जनरेट करेगा, ताकि स्पेंडल फाइबर अच्छे से जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाए। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा आपका और क्या होगा, बाकी सारे भी जो मैंने आपको 4 नाम बताए वो सभी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारा जो ओवरऑल चेंजेस, ये सारा चेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये सारा चेंजेस हमें देखने को मिलता है प्रोफेज में। ठीक है, तो वीडियो चूंकि मुझे शॉर्ट बनाना है तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसी पे स्टॉप करते हैं प्रोफेज में। इसका नेक्स्ट लेक्चर है, मैं आपको तीनों मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तीनों छोटे छोटे हैं, तीनों को मैं काफी आसानी से एक वीडियो में 15 मिनट के लेक्चर में उसको कवर कर सकता हूँ। देख लीजिएगा, प्रोफेज जो है आपका ये लॉन्गेस्ट फेज है माइटोसिस। याद रखिए, माइटोसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस में सबसे पहला काम क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। और न्यूक्लियस का डिवीजन को हमने कौन सा टर्म दे दिया है? कैरियोकाइनेसिस। तो या तो माइटोसिस बोलेगा या कैरियोकाइनेसिस बोलेगा, बात एक ही है ना, एक ही आदमी है, 2 नाम है। तो जो लॉन्गेस्ट फेज वो होता है प्रोफेज। इतने सारे काम होते हैं आपके प्रोफेज में। उम्मीद है कि मैंने जितनी सारी बातें बोली है उसको आपने नोट किया होगा, और अनटिल अनलेस नोट नहीं भी किया है तो लेक्चर को देखने के बाद आप बुक को रीड कीजिए, आपको हर वो चीज मिलेगी जो मैंने बताया है। हो सकता है जो मैंने बताया उसमें ना भी मिले, ज्यादा भी मिल सकता है लेक्चर में, है ना, पॉसिबिलिटी है इस चीज की है। और ये छोटा सा जो नक्शा आपको दिख रहा है ना, इसको आप ले लीजिएगा। अगर आपको बोलता है कि प्रोफेज का डायग्राम बनिए तो इस प्रकार से बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में सेल डिवीजन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, टाइम बहुत कम है। चलो।